Hello, dear student. Today will we study the continental of Europe, drainage system and soil and natural vegetation. आज हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल पार्ट के अंतर्गत यूरोप का बाह्यतंत्र, वहाँ की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप यूरोप के इस मैप को देखिए। नीचे इसके अंदर नदियाँ दे रखी हैं। अब बहाव क्षेत्र का मतलब है नदियों का बहाव क्षेत्र। तो हम सबसे पहले यूरोप के मैप को अच्छे से देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन, उत्तरी सागर, नॉर्वेजियन सागर, आर्कटिक सागर, इधर एशिया है। नीचे की तरफ काला सागर, भूमध्य सागर और पूरब की तरफ कैस्पियन सागर है। मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो नीचे ये नदियों के नाम हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन नीचे आप देख रहे हो कि ये एल्पाइन पर्वतमाला का जो आल्प्स पर्वत और भी बहुत पर्वत हैं, ये इस महाद्वीप के अंदर जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं। यानी कुछ नदियाँ तो इनकी वजह से उत्तरी सागर और अटलांटिक ओशियन की तरफ जा रही हैं, कुछ नदियाँ भूमध्य सागर और काला सागर की तरफ आ रही हैं, कैस्पियन सागर की ओर आ रही हैं। जल विभाजक एक नदियों का जो जल है उसको दो भागों में या अधिक भागों में विभाजित करने वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, जहाँ से नदियों का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, यानी उनकी दिशा बदल जाती है। हम यूरोप के बाह्य क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ पे यूरोप की नदियों में जल की खूब बहुलता है, जिसके कारण इस महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है उसमें नदियाँ बह रही हैं। और जल की अधिकता यूँ है कि अधिकांश महाद्वीप का भाग पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में है। पछुआ हवाएं अटलांटिक ओशियन की तरफ से आती हैं, वहाँ से अपने साथ नमी लाती हैं और यहाँ पे जो पर्वतमालाएं हैं उनसे टकराने के बाद ये इस एरिया में अच्छी वर्षा करती हैं। इस यूरोप के ड्रेनेज सिस्टम की जो पैटर्न है उसमें नदियों की एक और खासियत है कि ये नदियाँ पर्वतों के पैरेलल बहती हैं, उनके समानांतर। ऐसे कहा जाता है, सामान्य रूप से भूगोलवेताओं ने यहाँ पे बताया है कि ये नदियाँ जो हैं पर्वत श्रेणियों को काटती नहीं है, मतलब उसको काटने की बजाय अपने बहाव क्षेत्र में बिना अधिक काट छाट किए सीधे ही समुद्र में गिर जाती हैं। यहाँ की नदियों से अनेक एरिया में कृषि हो रही है, जिससे उनको सिंचाई का लाभ मिल रहा है। इस महाद्वीप की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो आल्प्स और मध्य के जो पर्वत हैं वहाँ से निकलती हैं। महाद्वीप की जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें हम बात करें तो राइन, रोन, सीन, ओडर, डैन्यूब, एल, विस्चुला, वोल्गा, नीपर, डोनेट्स, ये पूर्वी यूरोप की मुख्य नदियां हैं। जबकि दक्षिणी पर्वत श्रेणी जो है, जो जल विभाजक का कार्य कर रही है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वो कुछ नदियाँ अटलांटिक ओशियन की तरफ और कुछ नदियाँ मेडिटेरियन सी की तरफ जा रही है। अगर हम कुछ एक महत्वपूर्ण नदियों में हम देख लें तो जिसमें डैन्यूब, राइन और वोल्गा। डैन्यूब नदी की चर्चा होती है तो यूरोप की ये सबसे बड़ी नदी है, जो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है उसके पूर्वी ढालों से निकलती है। अगर हम देखें कि इसका निकास कहाँ है तो ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। उसके बाद ये नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया में बहते हुए और लास्ट में काला सागर में गिर जाती है। इस नदी के ऊपर इन यूरोपियन राष्ट्रों ने एक कमीशन बना रखा है जिसे डैन्यूब कमीशन के नाम से जाना जाता है और जिसका मुख्यालय बुडापेस्ट में है।
पूरा जो नदी का मार्ग है वो कमीशन के नियंत्रण में है, क्योंकि एक्चुअली ये व्यापारिक मार्ग है इस नदी के ऊपर, तो ये इनकी सहमति से होता है। नेक्स्ट जो नदी है वो राइन है। राइन को अगर हम देखें तो ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। इसे हम कोयले की रिवर भी कहते हैं, कोक रिवर भी कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदियों में शामिल है, यानी इसके जरिए बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। सबसे पहले हम चर्चा निकलती कहाँ से है, तो अगर आप मैप को देखोगे तो जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की जहाँ सीमा है वहाँ पे एक झील है कॉन्स्टेंस, वहाँ से ये निकलती है और ग्लोब पे अगर हम देखें तो उत्तर की ओर बहते हुए ये नॉर्थ सी के अंदर जाके गिरती है, उत्तरी सागर के अंदर। कुछ सहायक नदियाँ इसकी, जैसे मोसेन, मैन, रूहर। राइन की रूहर नदी है जो बड़ी सहायक नदी है। इस नदी को यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है जिसके जरिए बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, जिसमें ज़्यादा जो भारी पदार्थ हैं वो कोयले का यहाँ से दूसरे देशों को भेजा जाता है उस कोयले को, इसलिए इसे कोल रिवर कहते हैं। नेक्स्ट हम एक और नदी देखें यूरोप की, तो वो वोल्गा है। महत्वपूर्ण नदी है, रूस के अंदर बहती है, वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है। यहाँ की जो लोग हैं उनके लिए आंतरिक परिवहन का ये जलमार्ग है, और फिर लास्ट में ये कैस्पियन सागर में ही गिरती है। अगर हम फिर यहाँ की यूरोप की मिट्टियों की चर्चा करें ड्रेनेज सिस्टम के बाद में, तो मिट्टियों के बारे में हम जानते हैं कि मिट्टियों का जो भौगोलिक वितरण है, अर्थात कैसे कैसे मिलती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, जहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु और वनस्पति की पेटियाँ होती हैं लगभग उसी प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं, उन पेटियों का ही वो अनुसरण करती हैं। इस मैप को आप देखोगे तो इसके अंदर टुंड्रा मिट्टी, फोर्डजोल मिट्टी, धूसर भूरी पोर्जोलिक मिट्टी है, काली मिट्टी है जिसे चरनोजन कहते हैं, भूरी स्टेपी मिट्टी है, उपोष्ण लाल पीली मिट्टी है और पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। ये यूरोप की मृदा हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा सा काला सा जो भाग नज़र आ रहा है वो काली मिट्टी की पेटी है। इस मिट्टी के अंदर जीवांश की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा, और जिस भी मृदा के अंदर ह्यूमस होता है अधिक मात्रा में वो उपजाऊ होती है, फर्टिलाइज होती है वो मृदा। ये पार्ट जो है दक्षिणी रूस की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है ये। इसके अलावा ये भूमध्य सागर के आसपास भी ये मिट्टी पाई जाती है। अगर आप टुंड्रा मिट्टी को देखोगे तो टुंड्रा मिट्टी टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश कहाँ है, तो आर्कटिक ओशियन के नीचे की तरफ का जो पार्ट है यूरोप महाद्वीप के ऊपर का, वहाँ पे टुंड्रा मिट्टी है। इसके अलावा हम देखें शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, तो शुष्क प्रदेशों की मिट्टी कहाँ मिलेगी, शुष्क प्रदेशों में मिलेगी, और शुष्क प्रदेशों की ये विशेषता होती है कि यहाँ पे वर्षा कम और तापमान अधिक, या जैसे यूरोप में देखेंगे हम तो तापमान अधिक नहीं है पर वर्षा कम है, और जितना भी टेम्परेचर है उससे जो भी पानी है वो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा उड़ जाता है। तो वर्षा की कमी से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मृदा पे कि यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ बह के जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे एक परत बन जाएगी मिट्टी के साथ, खनिज पदार्थ यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो खनिज पदार्थों के जमने से ये शुष्क मृदा अब उपजाऊ हो गई है अगर इसमें सिंचाई के साधन हो तो कैस्पियन सागर के जितने भी तटवर्ती प्रदेश हैं, स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी यूरोप में इस प्रकार की शुष्क मृदा पाई जाती है। फिर उसको सिंचाई के बाद में काम में ले सकते हैं, वो मृदा फिर उपजाऊ हो जाती है। ये
नाम प्रदेश की जो मिट्टी है ये नमी वाली मिट्टी है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है। एक्चुअली ये नाम प्रदेश की मिट्टी नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये है नम प्रदेश की मिट्टी। नम प्रदेश की मिट्टी वहाँ मिलेगी जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होगी। अधिक बारिश की वजह से क्या होगा, वहाँ के मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, चूना है मिट्टी का, वो घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाएगा और ऊपरी जो परत है वो खनिज और जैव तत्वों से रहित हो जाएगी। साधारणतः जो नम प्रदेश है वहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, खनिज कम होते हैं। खनिज केवल उन इलाकों में होंगे जहाँ पे आसपास रॉक्स होंगी, चट्टानें होंगी। बाकी अगर नदी घाटी है, डेल्टाई प्रदेश है, तो वहाँ की नम मिट्टी भी उपजाऊ पाई जाती है, अन्यथा ये उपजाऊ नहीं होती। पूर्वी यूरोप की मिट्टियों में हम देखें तो इसके अंदर वो चरनोजम प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो यूरोप के पूर्वी हिस्से में मिलती हैं, काले रंग की हैं, उपजाऊ हैं। और लास्ट काली मिट्टी की पेटी जो अभी हमने चर्चा की थी। अगर हम देखें कि यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होता है। जिस प्रकार की वहाँ जलवायु होगी उसी प्रकार की वहाँ पे वनस्पति सर्वाइवल कर पाएगी, डेवलप हो पाएगी। तो यहाँ की जो वनस्पति है उसको हमने 8 भागों में बांटा है। टुंड्रा, कोणधारी, पतझड़, मिश्रित वन प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, भूमध्य सागरीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। सबसे पहले हम अगर टुंड्रा वनस्पति प्रदेश की चर्चा करें तो हम एक बार मैप देख लेते हैं। ये मैप को आप देखोगे तो टुंड्रा जो वनस्पति है वो लगभग आर्कटिक महासागर के तट के सहारे है। इस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का जो आर्कटिक तटीय भाग है वो शामिल है। यहाँ पे कठोर सर्दी होती है, लगभग साल भर पूरे वर्ष भर भूमि के ऊपर हिम छाई रहती है, जिसकी वजह से हिम के ऊपर लाइकेन, काई जैसी छोटी छोटी कवक और छोटी छोटी झाड़ियाँ निकलती हैं। बाकी जब ग्रीष्म काल में इस जगह की बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी वनस्पति जैसे बिलो, बर्ड्स, जूनिपर के छोटे छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ और फूल उगते हैं, वो भी 1-2 माह के लिए। तो ये टुंड्रा वनस्पति है। दूसरा अगर हम देखें कि कोणधारी वन अगर आप इस मैप पे देखोगे तो ये जो नज़र आ रहा है ये कोणधारी वन है। कोणधारी वन में आप देखोगे कि यूरोप के जो कोणधारी वन है वो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश तो आर्कटिक ओशियन की तरफ है, उसके दक्षिण में है। सामान्यतः अगर हम अक्षांशीय विस्तार इनका देखें तो ये 35 डिग्री नॉर्थ से और 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में एक पेटी है, जिसके अंदर कंट्री हम देखें तो रूस का उत्तरी हिस्सा, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। ये वृक्ष कोणधारी होते हैं। आपने इनकी शेप देखी है कि जब बर्फ गिरती है तो फिसल के नीचे गिर जाती है, पत्तियों से होते हुए ढलवा होता है, जिससे ये टूटते नहीं हैं, सर्वाइवल कर जाते हैं कम टेम्परेचर पे भी। जैसे वृक्षों की अगर हम वैरायटी देखें तो पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर, फर, बर्च, ये इनकी लकड़ी मुलायम होती है। इनका व्यावसायिक रूप से बहुत महत्व है। इनको काटा जाता है जिससे कागज़, लुगदी, फर्नीचर, माचिस और पैकिंग की पदार्थ जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये वन जो है कोणधारी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मिश्रित वन प्रदेश, तो मिश्रित वन प्रदेश के अंदर हम देखेंगे कि ये भी जो वन प्रदेश है ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में है, कोणधारी और चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के मध्य है। ये इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं उनके ये नीचे है। एक्चुअली जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो दक्षिण में, मध्य और पश्चिमी यूरोप में हैं।
अगर हम देखें कि इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि जो देश हैं, वहाँ पे इस प्रकार के पतझड़ी वन हैं। पतझड़ी वनों की एक खासियत होती है कि वो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पर इन पतझड़ी वनों की एक और विशेषता है कि इनकी लकड़ी बहुत कठोर है, इसलिए इनका ज़्यादा उपयोग नहीं है। ये जिस एरिया में वहाँ के लोगों ने इन्हें काट के या तो अपने निवास स्थान बना लिए हैं या फिर उनको फॉर्म में तब्दील कर दिया है, खेतों में तब्दील कर दिया। मिश्रित वन प्रदेश देखें तो ब्रिटिश द्वीप समूह के साथ यूराल पर्वत तक हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले कोणधारी के बीच बीच में उनके साथ साथ फैले हुए हैं। यहाँ पे भी लोगों ने इसको यूरोप महाद्वीप में साफ करके फसलों का उत्पादन यहाँ पे प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो प्रेरी प्रदेश है और स्टेपी प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, घास की पेटियाँ हैं। दूर दूर तक बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, केवल क्या है, घास है। वर्तमान समय में यूरोप के अंदर यहाँ पे भी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इन घास की पेटियों को साफ करके घास के मैदान आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। ये कैस्पियन ओशियन से पीछे की तरफ जाते हैं हम तो यहाँ पे ये यूरोप, ये रूस, दक्षिणी पूर्वी भाग जहाँ पे वर्षा कम है, जैसे बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, दक्षिणी यूरोप, रूस, स्पेन के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे इस प्रकार की घास के मैदान हैं जिनमें अभी विस्तृत रूप से आधुनिक कृषि की जा रही है यूरोप महाद्वीप के अंदर। फिर हम देखते हैं ये नीचे की पार्ट दिख रहा है जो मेडिटेरियन सी के पास में, ये भूमध्य सागरीय वन है। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो हम पढ़ते हैं तो भूगोल में इसका इम्पोर्टेंट है और ये है भी महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि भूमध्य सागर के जो तट हैं उसके आसपास का जो यूरोप महाद्वीप है, आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ पे यह है कि ग्रीष्मकाल शुष्क है और संपूर्ण शीतकाल में यहाँ पे पछुआ हवाओं के प्रभाव से यहाँ बारिश होती है। यह एरिया खट्टे फलों के लिए जाना जाता है, जैसे यहाँ नींबू, संतरा, अंगूर के वृक्ष ज़्यादा हैं। उसके अलावा जैतून, कॉर्क, ओक, सदाबहार, चेस्टनट, पाइन आदि के वृक्षों की भी यहाँ अधिकता है। पर इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। मेडिटेरियन सी जो वेजिटेशन है उसकी, भूमध्य सागरीय वनस्पति की, तो हम उसमें देखें कि इन वनों के कुछ विशिष्ट गुण हैं जो बाकी की जो दुनिया की वेजिटेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट है। कि इन वृक्षों की जड़ें लंबी हैं, वृक्षों की छाल मोटी हैं, पत्तियां मोटी हैं, कुछ की पत्ती रोएदार हैं, कांटों वाली हैं। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ विशेषताएं इनके अंदर, इन्होंने अपने आप को इस प्रकार की क्लाइमेट के अंदर ढाल लिया है कि यहाँ कठोर गर्मी को सहन करने की इनके अंदर क्षमता है। जिस प्रकार मरुस्थलीय वनस्पति के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो मरुस्थल में सर्वाइवल कर जाती है कम पानी पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सर्दियों में बारिश होती, ग्रीष्म काल में नहीं होती है। उस वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है उसने अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट खुद को ढाल लिया है। नेक्स्ट, पर्वतीय वनस्पति हम देखें तो पर्वतीय वनस्पति नाम से विदित हो रहा है कि ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यूरोप के अंदर ये कोणधारी वन है। अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ये पर्वतीय एरिया में ये यूरोप की वनस्पति है। तो हम यूरोप का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की सॉइल और उसकी जो वेजिटेशन है उसका अध्ययन हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप पढ़ेंगे। थैंक यू।